So, hello guys, welcome to the another video of income from salary. अभी तक हमने इस चैप्टर में अलाउंसेस को खत्म किया है। आज की क्लास में हम परक्विजिट को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि परक्विजिट का मतलब क्या होता है और इसे किस तरह से हमें डील करना है, राइट। तो करते हैं स्टार्ट परक्विजिट को, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर सैलरी में क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम में, सीए हो सीए में हो, तो परक्विजिट का पार्ट रहेगा उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि परक्विजिट का मतलब क्या होता है। तो इन कॉमन पार्लेंस, परक्विजिट मीन्स एनी कैजुअल इमोलूमेंट और बेनिफिट attached to an office or a position in addition to the salary or wages which is availed by an employee. In other words, perquisite are the benefits इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी। सर समझा नहीं कुछ भी, सिंपल तरीके से समझाता हूँ परक्विजिट का मतलब क्या होता है। परक्विजिट का मतलब होता है कि आपको, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा था बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मिल रहा था, ये तो आपको पता ही है। फिर बाद में फीस, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा वो भी मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है? अलाउंसेस भी मिल रहा है। अलाउंसेस में कुछ कुछ अलाउंसेस है ना, तीन कैटेगरीज है अलाउंसेस में, हमने देखा था। सबसे पहली कैटेगरी थी फुल्ली टैक्सेबल वाली, सेकंड वाली थी कुछ कुछ एग्जम्पशन, उसमें भी हमें मिल रहा है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड होने वाले अलाउंसेस थे, है ना। और थर्ड कैटेगरी फिक्स डिडक्शन वाले भी अलाउंसेस थे। इन सभी अलाउंसेस को हमने क्या किया? स्टडी किया। और इनकी जो भी टैक्सेबल पोर्शन होगा वो हमने क्या कर दिया? इस बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया। तो एम्प्लॉय को मिल क्या रहा है? बेसिक सैलरी मिल रही है और कुछ अलाउंसेस मिल रही है जिसकी टैक्सेबिलिटी हम देख चुके हैं कि किस तरह से अलाउंसेस को हमें टैक्सेबल करना है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज है ना, मतलब जैसे कि थोड़ा मैं हायर कैटेगरी के एम्प्लॉय की यहाँ पे बात करूंगा, राइट। जो कि मैनेजरियल लेवल के पोजीशन पे सपोज काम कर, उन लोगों को कंपनी की तरफ से, मतलब अपने एम्प्लॉयर की तरफ से बेसिक सैलरी तो मिल रही है, अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ परक्विजिट्स भी मिल रही है, प्लस परक्विजिट क्या मिल रही है? परक्विजिट मिल रही है। अब ये परक्विजिट का मतलब क्या होता है सर? तो सिंपली यहाँ पे आप समझिए, परक्विजिट का मतलब होता है ये जो बेनिफिट है। देखिए, बेसिक सैलरी और अलाउंसेस देखा हमने, बेसिक सैलरी और अलाउंसेस ये एम्प्लॉय को कौन से फॉर्म में मिलते हैं? तो ये एम्प्लॉय को कैश फॉर्म में मिलते हैं, मतलब आपके हाथ में बेसिक सैलरी और अलाउंसेस दिए जाएंगे या फिर आपको कैश में दिया जाएगा जो भी सैलरी है। अब ये परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट होता है नॉन कैश बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट? नॉन कैश बेनिफिट। मतलब यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है आपको, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, नॉन कैश बेनिफिट मिल रहे हैं। इसे समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। तो तीन तरह के हमें क्या मिल रहे हैं? एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? सबसे पहले मिल रहा है बेसिक सैलरी, राइट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेसिक सैलरी। अलाउंसेस मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, और हो सकता है किसी एम्प्लॉय को परक्विजिट भी मिलते हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाले जो दो, पहले वाले जो दो है, मतलब बेसिक सैलरी और अलाउंसेस है, ये एम्प्लॉय को किस फॉर्म में मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं एम्प्लॉय को कैश में मिल रहे हैं, है ना। कैश मिल रही है आपको, आपके हाथ में पेमेंट किया जा रहा है इस चीज का। क्या ये टैक्सेबल है सर? जी हाँ, आपको मिलने वाली हर हर अलाउंसेस बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, एक्सेप्ट मतलब जो भी अलाउंसेस में हमने देखा था, जो जो भी डिडक्शन एग्जम्पशन माइनस करके वो सब, है ना। माइनस करके मैं बात कर रहा हूँ कि अलाउंसेस और बेसिक सैलरी ये कैश में मिलने वाला बेनिफिट है, ये आपको क्या टैक्सेबल है, राइट। मतलब ये क्यों मिल रहा है आपको, ये तो पता ही होगा। आप क्या कर रहे हो? आप सर्विस दे रहे हो, किसको सर्विस दे रहे हो? मान लीजिए आप एम्प्लॉय हो,
एम्प्लॉय हो, आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहे हो, है ना, एम्प्लॉयर को क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, और उस सर्विस के बदले एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, आपको सैलरी दे रहा है, राइट, है ना, और पर मंथ के हिसाब से सैलरी देता है। तो ये जो यहाँ पे मतलब आप सर्विस दे रहे हो, उसके बदले में एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। तो ये जो सैलरी है वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे सैलरी देने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी दिया प्लस कुछ अलाउंसेस दिया, है ना। अब ये जो परक्विजिट होता है, परक्विजिट क्या होता है, ये नॉन कैश बेनिफिट होता है, नॉन कैश बेनिफिट होता है। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको कैश में कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन बेनिफिट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए एम्प्लॉय ए है और एम्प्लॉय बी है, राइट। एम्प्लॉय ए को सैलरी है 51,000, कितनी सैलरी है, 51,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी, राइट। तो इसका कितना टैक्सेबल हो जाएगा सर, इसको 51,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 51,000, क्योंकि एम्प्लॉयर इसको कितना सैलरी दे रहा है, 51,000 सैलरी दे रहा है ना। एग्जाम्पशन वगैरह वो सब बाद में देख लेंगे हम। एम्प्लॉय बी जो है उसको क्या हो रहा है, उसको एम्प्लॉयर 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे रहा है, 50,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे रहा है। और 1,000 रुपीज का मान लीजिए अपने घर में, है ना, किचन में रहता है गैस, वो गैस का बिल जो है वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। किसके गैस का बिल कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉई के गैस का बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है। मतलब मालिक आपको गैस का पैसा जो है वो डायरेक्टली उस गैस कंपनी को दे रहा है, ध्यान दीजिए। या फिर आपका एम्प्लॉयर जो है आपका 1,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे मुझे बोलिए कि एम्प्लॉय ए को क्या मिल रहा था, 51,000 सैलरी, तो इसका कितना टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय ए है उसको भी 1,000 रुपीज का गैस लगा होगा, उसको भी 1,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा होगा। इस बेचारे ने इसी 51,000 में से उसका पेमेंट किया होगा, है ना। हर एम्प्लॉय को पेमेंट करना पड़ता है कुछ कुछ, जो भी वो फैसिलिटीज जो लेता है। लेकिन इसकी सैलरी कितनी टैक्सेबल हो गई, इसकी सैलरी हो गई 51,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल हो गई, क्योंकि उसको इतनी सैलरी मिली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है वो 50,000 जो है वो कैश में दे रहा है, और ये जो 1,000 रुपीज का है ये कैश नहीं दे रहा है, एम्प्लॉय के हाथ में नहीं दे रहा है, इसका डायरेक्टली बिल जो है वो कंपनी को पे कर रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय बी की सैलरी कितनी मानी जाएगी, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय बी की सैलरी 51,000 ही मानी जाएगी। क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ इस तरह से बेनिफिट दे रहा है, जो बेनिफिट का पैसा देने की जिम्मेवारी आपकी थी और आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए वो जो बेनिफिट एम्प्लॉयर आपको दे रहा है उसे परक्विजिट बोला जाता है, और जितना भी उसका अमाउंट होगा वो आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए अगर आप लोग किसी नौकर को काम पे रखते हैं, मान लीजिए ड्राइवर को काम पे रखते हैं, आपकी कार है सपोज, और कार के ड्राइवर को आपने काम पे रख लिया, तो उसको ड्राइवर को सैलरी देना आपका काम है, बराबर है क्या, ड्राइवर को सैलरी देना आपका काम है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज सैलरी है, 1 लाख रुपीज सैलरी है, और ड्राइवर को पर मंथ के हिसाब से 10,000 रुपीज सैलरी देना है, बराबर। तो ये सैलरी आपको उसी 1 लाख रुपीज में से देना पड़ेगा, राइट। तो आपका खर्चा हुआ यहाँ पे, खर्चा हो रहा है यहाँ पे आपका। या फिर कंपनी आपको ड्राइवर का कैश में सैलरी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला कि मिस्टर ए आप एक काम कीजिए, आपकी कार पे ड्राइवर रख लीजिए, आपको हम 1,10,000 रुपए सैलरी दे देंगे, मतलब कैश में कंपनी ने 10,000 बढ़ा के दे दिया। तो इस एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी कितनी टैक्सेबल हो जाएगी, तो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी 1,10,000। जितना भी कैश में बेनिफिट मिल रहा है कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयर को,
वो तो टैक्सेबल होने वाला है। अब दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे ये सिचुएशन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय को बोला गया कि तू एक काम कर ले, तू ड्राइवर रख ले, तू ड्राइवर रख ले, हम तेरे को सैलरी कितना देंगे, सिर्फ 1 लाख ही देंगे। लेकिन इस ड्राइवर की जो सैलरी होगी 10,000, वो कंपनी खुद पे करेगी, तेरे को पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब अल्टीमेटली ये ड्राइवर यूज कौन कर रहा है, ड्राइवर तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन उसकी सैलरी कौन दे रहा है, उसकी सैलरी कंपनी दे रही है। मतलब आपका खर्चा यहाँ पे बच गया, आपका खर्चा बचा, है ना। मतलब क्या हो गया, आपकी इनकम बढ़ गई यहाँ पे। अगर आप ये सैलरी यहाँ से 1 लाख रुपए में से देते तो आपका इनकम 90,000 हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे आपका बच रहा है। तो ये जो 10,000 है यहाँ पे देखिए, ये जो 10,000 वाला जो पार्ट है, जो कंपनी पेमेंट कर रही है, ड्राइवर आपका, नौकर आपके घर में, और उसका पेमेंट कौन कर रहा है, उसका पेमेंट कर रही है कंपनी कर रही है या फिर गवर्नमेंट कर रही है। फैसिलिटी, उसका बेनिफिट किसे मिल रहा है, बेनिफिट आपको मिल रहा है, और आपके बेनिफिट का पैसा कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है ना। डायरेक्ट आपके हाथ में कैश दे रही है क्या, नहीं दे रही है। आपको क्या कर रही है कंपनी, उस ड्राइवर का पेमेंट है ना कंपनी खुद कर रही है। ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंपनी आपको कोई घर में सर्वेंट रखने के लिए परमिशन दे रही है, भाई तुम नौकर रख लो, उसका पेमेंट हम कर देंगे। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, उस नौकर का पेमेंट कौन कर रहा है, उस नौकर का पेमेंट कंपनी कर रही है, राइट। तो ये कंपनी है मान लीजिए, है ना। नौकर किसने रखा, सर्वेंट किसने रखा, सर्वेंट आपने रखा, सर्वेंट आपने रखा। सर्वेंट कहाँ पे काम कर रहा है, आपके घर में, एम्प्लॉय के घर में काम कर रहा है, एम्प्लॉय के घर में काम कर रहा है। लेकिन इसको पेमेंट कौन कर रहा है, वैसे तो एम्प्लॉय के खुद के घर में ही अगर सर्वेंट काम कर रहा है तो पेमेंट देने का काम किसका है, इसका है, एम्प्लॉय का है। लेकिन एक्चुअल पेमेंट उसको कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। मतलब आपको कंपनी इनडायरेक्टली क्या कर रही है, इनडायरेक्टली आपको कैश में बेनिफिट नहीं दे रही है, इस कंपनी ने आपके घर के सर्वेंट का पेमेंट करना, मतलब इसका बेनिफिट आपको ही हो रहा है। चलो एक काम कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल और सुनाता हूँ, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं चलो आपको 10,000 रुपये सैलरी दे देता हूँ, प्लस आपको 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे देता हूँ। मान लीजिए आपका कौन सा खर्चा है, सपोज मान लीजिए आपका, चलो 4,000 रुपये बोलता हूँ और एक्स्ट्रा घर का खर्चा है सपोज मान लीजिए, तो मैं आपको टोटल कितनी सैलरी दे रहा हूँ, 14,000 सैलरी दे रहा हूँ, बराबर है क्या। 10,000 रुपीज मैंने आपको दे दिया आपकी सैलरी, और 4,000 रुपीज आपका घर जो है उसका रेंट आपको देना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, आपकी सैलरी में 4,000 रुपीज बढ़ा करके आपको 14,000 रुपीज सैलरी दे दी। आपकी सैलरी कितनी टैक्सेबल हो जाएगी, पूरी 14,000 सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। घर के लिए दो या फिर किसी और वजह से दो, है ना। हाउस रेंट अलाउंस मिलता ही है ना, तो हाउस रेंट अलाउंस तो टैक्सेबल होता ही है, राइट। तो ये जो 4,000 कंपनी आपको दे रही है वो भी आपकी सैलरी में कंसिडर की जाएगी। तो ये आपको टोटल कितनी सैलरी मिली, 14,000, तो कितनी टैक्सेबल रहेगी, पूरी की पूरी 14,000 टैक्सेबल रहेगी। लेकिन दूसरी सिचुएशन अगर मैं आपको बोलूं, एग्जाम्पल नंबर 2 बोलूं, यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि मैं तेरे को 10,000 ही सैलरी दूंगी, और तेरे घर का जो खर्चा है वो तेरे हाथ में नहीं दूंगी, डायरेक्टली वो घर का जो मालिक है उसको 4,000 रुपये कंपनी खुद पे करिए। तो इनडायरेक्टली आपको कितनी सैलरी मिली यहाँ पे, इनडायरेक्टली आपको 14,000 ही सैलरी मिली, क्योंकि आपका जो 4,000 खर्चा है वो यहाँ पे बच रहा है, बराबर है ना। तो इनडायरेक्टली आपको सैलरी कितनी मिल रही है, 14,000 ही मिल रही है। बस फर्क क्या हो रहा है यहाँ पे, बस डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो 4,000 है वो कंपनी आपको खुद के हाथ में दे रही है, और ये वाले जो 4,000 है वो डायरेक्टली आपके हाथ में ना देते हुए कंपनी उस डायरेक्टली हाउस के ओनर को दे रही है। तो इनडायरेक्टली कंपनी आपको क्या कर रही है, इनडायरेक्टली कंपनी आपको एक बेनिफिट दे रही है, जिससे कि आपका पैसा यहाँ पे सेव हो रहा है, राइट। अगर ऐसा होता कि कंपनी आपको 10,000 ही दे रही है और 4,000 आपको खुद के 10,000 में से देना है, तो यहाँ पे मैं बोलता कि भाई ये परक्विजिट नहीं है, ये तो खर्चा आपने खुद कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पैसा ना देते हुए कंपनी आपके जो बिल्स है वो बिल पे कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4,000 भी आपकी सैलरी में यहाँ पे जोड़ा जाएगा। आई होप यू क्लियर ऑल द थिंग्स। आपको परक्विजिट क्या है थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा, राइट। यस सर। तो यहाँ पे क्या समझे हम, यहाँ पे एक बात सिंपल, आपको परक्विजिट का मतलब अगर याद में रखना है तो ये नॉन कैश बेनिफिट है जो कंपनी आपको दे रही है, राइट।
तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी मेरे हाथ में कहाँ पे पैसा दे रही है, कंपनी तो डायरेक्टली उस बंदे को पैसा दे रही है। तो इस तरह से अगर आपको कोई परक्विजिट मिल रही है जिसका आपका खर्चा सेव हो रहा है, सिंपल बात यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत यह है कि अगर खर्चे का पैसा देने का ऑब्लिगेशन आपका था, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेवारी, अगर आपने घर में सर्वेंट रख लिया, नौकर आपके घर में है, तो पेमेंट देने का जिम्मेवारी भी किसका है, आपका ही था। लेकिन है ना, मान लीजिए 50,000 सैलरी है आपको, आपने सर्वेंट रख लिया 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, बराबर। तो सर्वेंट को पेमेंट करने का जिम्मेवारी किसका है, आप ही का है पेमेंट को, सर्वेंट को पेमेंट करने का जिम्मेवारी, क्योंकि सर्वेंट तो आपके घर में काम कर रहा है ना। अगर ये पेमेंट आप करते, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके घर में सर्वेंट है, तो आपका यहाँ पे 5,000 जाने के बाद बचता कितना, 45,000 ही बचता, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्वेंट आप खुद रख रहे हो, और इसका पेमेंट कौन कर रहा है, इसका पेमेंट कर रहा है कंपनी, पेमेंट कर रही है इसका, है ना, इसका पेमेंट कंपनी कर रही है। मतलब ये जो 5,000 है जो आपके जाने वाले थे इस 50 में से, वो आपको गए नहीं, उल्टा आपके सेव हो गए पैसा। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, आपको इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट दे रही है। हो सकता है कंपनी ये पैसा आपको यहाँ पे भी दे दे, कैश में दे दिया तो वो अलाउंस माना जाएगा। ये 5,000 सर्वेंट को ना देते हुए कंपनी ने आपके हाथ में दे दिया 5,000 रुपए, भाई रख ले, सर्वेंट कितना है, सर्वेंट का पेमेंट हम कर देंगे। अगर ये पैसा आपको दे रही है कंपनी, तो ये आपको अलाउंस माना जाएगा। और अगर कंपनी डायरेक्टली उस सर्वेंट को पेमेंट कर रही है, तो इसे परक्विजिट माना जाएगा, नॉन कैश बेनिफिट माना जाएगा, और वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी सैलरी हो जाएगी आपकी, 55,000 रुपीज सैलरी हो जाएगी। जो 5,000 कंपनी ऊपर का पैसा जो सर्वेंट को डायरेक्टली दे रही है, वो भी आपकी सैलरी में जोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे आपका खर्चा सेव हो रहा है। और जहां पे खर्चा सेव है ना, मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न, ये प्रिंसिपल होता है। तो आई होप यू क्लियर कि परक्विजिट का मतलब क्या होता है। अब आगे चलते हैं कि किस तरह से और कौन सी परक्विजिट हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, राइट। परक्विजिट का, परक्विजिट कौन से सेक्शन से डील हो रहा है, एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, परक्विजिट इंक्लूड्स, परक्विजिट में क्या क्या इंक्लूड है। अब देखो वर्ड यहाँ पे इंक्लूड आ गया है। इंक्लूड जब भी वर्ड आता है तो ये डेफिनेशन ओपन एंडेड होती है, ये डेफिनेशन खत्म नहीं होने वाली है। कोई भी बेनिफिट हो यहाँ पे आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। यही तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दो चार परक्विजिट दिया है, लेकिन बस ये दो चार एग्जाम्पल नहीं, जो भी परक्विजिट मतलब जो भी बेनिफिट जिसका पेमेंट करने का जिम्मा आपका था, वो कंपनी पे कर रही है, तो उसे भी परक्विजिट माना जाएगा। बस सिंपल एक प्रिंसिपल याद रख लो, उस प्रिंसिपल के सहारे हम सारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी चीज का पेमेंट करने का जिम्मा आपका था, ऑब्लिगेशन आपका था, और वो कंपनी पे कर रही है, या फिर आपका एम्प्लॉयर, जो भी आपका एम्प्लॉयर हो वो पे कर रहा है, तो उस बेनिफिट को परक्विजिट बोला जाएगा। तो अब क्या क्या कौन सी चीजें जनरली यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे ये स्टडी करेंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी आपको एक एकोमोडेशन दे रही है। एकोमोडेशन का मतलब होता है घर, घर दे रहे हैं रहने के लिए। और किस तरह से रेंट फ्री, मतलब आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको एक फ्लैट दे रही है, बोल रही है जाओ भाई आप उस घर में रह लो, उसका जो भी किराया होगा वो हम देख लेंगे, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को क्वार्टर्स मिलते हैं, क्वार्टर्स मिलते हैं, नॉमिनल रेंट होता है उसमें उसमें या फिर कभी कभी तो रेंट होता भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर। कभी कभी कंसेशन भी मिलता है। कंसेशन का मतलब क्या होता है, छूट मिलती है। मतलब रेंट सपोज मान लीजिए 10,000 रुपए है, कंपनी बोलती है इसमें से 5,000 तू दे, 5,000 हम दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे बेनिफिट कितना मिला आपको कंपनी की तरफ से, 5,000 का बेनिफिट मिला, वो आपकी सैलरी में जोड़ा जाएगा। फिर बाद में वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट कंसेशनल रेट और टू अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मतलब इस तरह से कुछ कैटेगरी बनाए यहाँ पे, वन बाय वन अपन ये क्या कर लेते हैं यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, राइट। तो परक्विजिट का मतलब क्या होता है, नॉन कैश बेनिफिट जो कंपनी की तरफ से आपको मिल रहा है, इससे ज्यादा इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सिंपली। एम्प्लॉयर पेड एम्प्लॉइज प्रोफेशनल टैक्स लाइबिलिटी परटेनिंग टू period 2020-21 in April 2021. Such perquisite shall be taxable in the hands taxable in the previous year 2021-22। मतलब एम्प्लॉय क्या कर रहा है, आपका टैक्स का लाइबिलिटी भी एम्प्लॉयर
ही पे कर रहा है, मतलब टैक्स देने का जिम्मेवारी आपका था, और कौन दे रहा है आपका टैक्स? कंपनी पे कर रही है। और यहाँ पे बोला है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे परक्विजिट दिए जाएंगे, राइट। तो ये परक्विजिट है, वन बाय वन अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कौन सी परक्विजिट हमें स्टडी करनी है। ये बाकी सारे जो है वो पॉइंट जो है वो जब जरूरत होगी तभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, है ना। ये वाले पेज में कुछ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो स्टडी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो जितना भी होगा हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है वगैरह, वो सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है परक्विजिट। परक्विजिट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स क्या है। एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स मतलब क्या है? परक्विजिट का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि आपका ऑब्लिगेशन था, किसका ऑब्लिगेशन था? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन। अब एम्प्लॉय का मतलब तो समझते हो ना, जो काम करने वाला होता है उसे एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब ऑब्लिगेशन किसका था? एम्प्लॉय का था। उसका पैसा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है, राइट। तो कुछ कुछ परक्विजिट ऐसी है जो एग्जम्प्टेड परक्विजिट है। एग्जम्प्टेड परक्विजिट का मतलब क्या होता है? अगर एम्प्लॉयर दे भी रहा है इसका पैसा, तो भी वो पैसा जो एम्प्लॉयर दे रहा है या फिर कंपनी दे रही है, वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सैलरी में ऐड नहीं होगा। बेनिफिट मिल रहा है लेकिन सैलरी में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकम टैक्स ने खुद बोला है यहाँ पे, अगर ये वाली परक्विजिट मिल रही है तो हम ये आपकी सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसी कौन सी परक्विजिट्स है जो कि, है ना, नॉन कैश बेनिफिट, कैश नहीं मिल रही है डायरेक्टली, आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है। और वो बेनिफिट कौन से बेनिफिट है सर? जो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली कौन सी परक्विजिट है देख लेते हैं। टी और स्नैक्स। टी और स्नैक्स, टी का मतलब होता है चाय, स्नैक्स का मतलब होता है जो भी ब्रेकफास्ट है। टी और सिमिलर नॉन अल्कोहलिक, इस पॉइंट को थोड़ा अंडरलाइन कर दो, नॉन अल्कोहलिक मतलब जिसमें अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल किस किस में होता है अब ये तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन कॉफी दे दिया सपोज, मान लो चाय दे दिया या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया, चलेगा। लेकिन अगर शराब दिया तो नहीं चलेगा। यहाँ पे टी सिमिलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, अगर जहां पे आप काम कर रहे हो आपके ऑफिस में, और आपको एम्प्लॉयर मतलब कंपनी चाय पिला रही है या फिर आपको कुछ नाश्ता दे रही है, वैसे तो ये बेनिफिट ही है ना। देखने में तो बहुत कम लगता है बेनिफिट, अरे चाय का पैसा भी सर लगाओगे क्या? ऐसा नहीं है। दिन में मान लीजिए 2 बार चाय है, एक चाय की कीमत है 10 रुपया। एक चाय की कीमत कितना है? 10 रुपया। दिन में 2 बार एम्प्लॉयर चाय पिलाता है तो टोटल हो गया 20 रुपए एक दिन का खर्चा। एक दिन का 20, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेते हैं तो 1 मंथ का खर्चा कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। और साल का कितना हो गया? ये 7,200 रुपया हो गया साल का, है ना। मतलब कंपनी आपको 7,200 रुपया का बेनिफिट दे रही है ना। पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7,200 रुपये आपके बच रहे हैं, क्योंकि ये जो चाय आप खुद से लेने वाले थे वो कौन पिला रहा है आपको? एम्प्लॉयर पिला रहा है। तो ये भी आपको बेनिफिट मिल रहा है ना। और ऐसे कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं जो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, और लेकिन वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये बोला है, सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन में अगर टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आ गया तो वो वाली परक्विजिट हम एम्प्लॉय की सैलरी में नहीं जोड़ेंगे, वो माफ कर दिया है यहाँ पे। इनकम टैक्स ने बड़ी राहत दे दी यहाँ पे कि चाय या फिर ऐसे कुछ पदार्थ जो है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको खिला रहा है पिला रहा है, तो हम उसे आपकी सैलरी में नहीं जोड़ेंगे। लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? अल्कोहल नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर आपको शराब पिलाता है तो वो वाला पैसा आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। सेकंड नंबर, फूड। फूड का मतलब क्या होता है? जैसे कि डिनर हो गया, लंच हो गया। और ये बात भी बहुत ध्यान में रख लीजिए कि ये टी और सिमिलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है, वो ऑफिस आवर्स में प्रोवाइड करना जरूरी है ना। ऑफिस आवर्स में मतलब जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे देना जरूरी है। आपके घर में मिल रही है ये टी और आपको ब्रेकफास्ट, तो वो टैक्सेबल रहेगा।
वैसे क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन ये ध्यान में रख लीजिए, वर्किंग आवर्स में जो भी मतलब काम के समय पे देना दिया होगा तो ही यहाँ पे वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर ये है फूड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन अ वर्किंग आवर्स। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको खाना दे रहा है, भाई काम कर ले, हम आपको खाना प्रोवाइड करेंगे, तो ये खाना भी यहाँ पे क्या किया है, माफ किया है। खाने पे हम यहाँ पे टैक्स नहीं लगाएंगे। जितने भी मान लीजिए 50 रुपए की थाली है, वैसे तो आजकल 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता, मान लीजिए 70 रुपीज की थाली है, पर डे मिल रहा है आपको, तो 30 दिन का कितना होता है भाई, 70 रुपए के हिसाब से 30 दिन, चलो 30 दिन नहीं मानते अपन, मान लीजिए एक मंथ में कितने दिन है ना वर्किंग डे होते हैं, तो यहाँ पे मैं 20 को ही पकड़ लेता हूँ, 20 दिन, बाकी की सब छुट्टियां पकड़ लेता हूँ, मतलब संडे सैटरडे वो छोड़ के। तो 70 मल्टीप्लाई अगर मैं 20 कर दूं तो एम्प्लॉयर आपको कितना पैसा आपके ऊपर खर्चा कर रहा है, 70 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, तो हर महीने का एम्प्लॉयर आपको 1400 रुपए का बेनिफिट दे रहा है। अगर ये बेनिफिट एम्प्लॉयर आपको नहीं देता तो आपकी ये खर्चे खुद के पॉकेट में से करना पड़ता, लेकिन करने की जरूरत पड़ रही है आपको, यहाँ पे नहीं करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि एम्प्लॉयर खुद ही आपको दे रहा है। तो मतलब ये पैसा यहाँ पे सेव हुआ आपका, और जहां पे मनी सेव होता है उसको इनकम बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न होता है। पैसा सेव हुआ रे हुआ कि इनकम टैक्स की नजरें आपके ऊपर उस खर्चे के ऊपर चली जाएंगी, राइट। लेकिन फूड प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे बोला गया है कि ये एग्जम्प्टेड परक्विजिट है, हम आपकी सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, इसको जरूरी परक्विजिट में माना गया है, राइट। तो ये भी छोड़ दिया। अब तीसरा कौन सा है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, सिंपल सिंपल डिस्कस कर लेते हैं पहले। पॉइंट नंबर 4, गुड्स सोल्ड बाय एम्प्लॉय एट अ कंसेशनल रेट। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे मतलब वो जो चीजें एम्प्लॉयर बनाता है वो आपके भी काम की चीज है, जैसे कि मान लीजिए आप मिल्क इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, है ना, मिल्क मिल्क वाली कौन सी, अमूल कंपनी में काम करते हो। अब अमूल का वैसे देखा जाए तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट ले लेते हैं अमूल का, अमूल का बटर है मान लीजिए, अब सभी को पता होगा अमूल बटर, उसकी कीमत है मान लीजिए 50 रुपीज। अब 50 रुपीज किसके लिए, कस्टमर के लिए। एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है कि भाई एक काम कर, तू मेरा एम्प्लॉय है ना, ये 50 रुपीज का जो प्रोडक्ट है वो तू 30 रुपीज में लेके जा, मतलब आपको कितने रुपीज का यहाँ पे कंसेशन मिला, 20 रुपीज का कंसेशन मिला, मतलब आपके बच गए पैसा। बचा रे बचा पैसा, आपका पैसा सेव हुआ रे हुआ, कि उसे क्या बोला जाता है, इनकम बोला जाता है, बराबर है। तो सिंपल प्रिंसिपल याद रख लो यहाँ पे, पैसा बचा मतलब उसे इनकम कंसिडर किया जाता है। अगर इस तरह से आपका एम्प्लॉयर आपको ये छूट दे रहा है, कंसेशन का मतलब क्या होता है, छूट बोलते हैं इसको, है ना, कम दाम में आपको चीजें दे रहा है, तो यहाँ पे ये कम दाम में जो आपका जो पैसा यहाँ पे बचा उसे भी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। इनकम टैक्स ने बोल दिया चिल्लर में नहीं खेलेंगे हम। ठीक है, आपका एम्प्लॉयर आपको कम दाम में दे रहा है क्योंकि आप वहां पे काम करते हो, तो उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और वैसे भी ये मतलब कंसिडर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कौन क्या दे रहा है, कितने कीमत पे दे रहा है, यहाँ पे ये देखना बहुत मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको भी इनकम टैक्स ने छोड़ दिया कि भाई चिल्लर चिल्लर में हम नहीं बोलेंगे। वैसे भी एम्प्लॉयर ज्यादा से ज्यादा कितना देगा, खुद का थोड़ी ना नुकसान करके लेगा, सारी चीजें थोड़ी ना देने वाला है, एक दो चार चीजें देगा वो फ्री रेट्स में, या फिर फ्री में भी मान लीजिए दे सकता है कि दिवाली के ओकेजन पे या फिर कोई त्योहार है उसके ओकेजन पे एम्प्लॉयर क्या करता है कि भाई दिवाली में लेके जाओ अपनी कंपनी का बटर, लेके जाओ घर में खूब एंजॉय करो, मैं आपको 50 रुपए की चीज 30 रुपए में दे देता हूँ, ठीक है 20 रुपए आपका बच गया। इसके ऊपर भी यहाँ पे इनकम टैक्स बोलता है कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, देखिए पॉइंट क्या बोला, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड सोल्ड बाय हिम टू हिज एम्प्लॉयज एट अ कंसेशनल, नॉट फ्री, फ्री नहीं बोला यहाँ पे, फ्री नहीं बोला, कंसेशनल बोला है। कंसेशनल का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ तो आपसे ले रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, कंसेशन दे रहा है, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि 50 की चीज 30 में दे रहा है, 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो वो 20 रुपीज जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। 30 रुपीज तो आपने दे दिया, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। अब पॉइंट किसका आ रहा है, 20 रुपए का आ रहा है, 20 रुपए एम्प्लॉयर ने आपको जो छोड़ दिया उसको हम यहाँ पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ये पॉइंट नंबर 4 था। आगे चलते हैं, कन्वेंस फैसिलिटी। कन्वेंस फैसिलिटी का मतलब क्या होता है,
आने जाने की फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कन्वेंस फैसिलिटी, इसका एक अलाउंस भी होता है, कन्वेंस अलाउंस बोल के, जो हमने अलाउंस में पढ़ा था। क्या कन्वेंस अलाउंस सर टैक्सेबल होता है? जी हाँ, वो टैक्सेबल होता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस में डिफरेंस है और कन्वेंस फैसिलिटी में डिफरेंस है। कन्वेंस अलाउंस में क्या हो रहा है सर? अलाउंस का मतलब क्या होता है सर? अलाउंस का मतलब होता है कंपनी आपको डायरेक्टली पैसा दे रही है। क्या दे रही है? कैश दे रही है। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी का मतलब होता है आपको कंपनी पैसा नहीं दे रही है, आपको कंपनी क्या कर रही है? आपको कंपनी फैसिलिटी दे रही है। मतलब कंपनी की खुद की गाड़ी है, उसमें बैठो, अपने घर जाओ, घर से सुबह जल्दी उठो, फिर बाद में नहा धो के तैयार हो जाओ, कंपनी की बस आपके घर के सामने आएगी, आपको लेके जाएगी, कंपनी में छोड़ देंगे, फिर कंपनी में काम खत्म होने के बाद फिर से बस आएगी, आपको घर पे छोड़ देगी, ड्रॉप कर देगी। मतलब गाड़ी किसकी है यहाँ पे? एम्प्लॉयर की गाड़ी है, उसमें बैठ के आपको ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर जाना है। अलाउंस में क्या हो रहा है? कंपनी आपको पैसा दे रही है कि भाई ये ले पैसा, तेरे आने जाने का खर्चा। पैसा देना अलग बात है, फैसिलिटी देना अलग बात होता है। मैंने तो अभी समझाया। परक्विजिट का मतलब क्या होता है? नॉन कैश बेनिफिट, बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट। अब ये कन्वेंस फैसिलिटी एग्जम्प्टेड बोला है, लेकिन किसको एग्जम्प्ट है बेटा? ये कन्वेंस फैसिलिटी एग्जम्प्ट है सिर्फ टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बाकी के लोगों को अगर कन्वेंस फैसिलिटी फैसिलिटी मिल रही है, जैसे कि मान लीजिए आप कल सीए बन गए या फिर सीए में बन गए। सीए में बनने के बाद आपको किसी कंपनी में सपोज मान लो जॉब लग गया, उस कंपनी की जो वैन है, जो भी बस है, जो भी कंपनी की गाड़ी है, वो आपके दरवाजे पे आपको कंपनी में ले जाने के लिए आती है और काम खत्म होने के बाद आपको घर पे ड्रॉप करती है। अगर इस तरह से सिचुएशन होंगी तो वैसी सिचुएशन में वो क्या आने जाने का जो भी खर्चा था वो आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कन्वेंस फैसिलिटी सिर्फ एग्जम्प्ट किसको है? सिर्फ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लोगों को। जैसे कि जज लोगों को गाड़ी भेजी जाती है ना, कोर्ट अदालत में जाने के लिए। वैसे कई सारे लोगों को गाड़ी मिलती है, जैसे कलेक्टर को मिलती है ना, एसपी को मिलती है। सभी लोगों को मिल रहा है कन्वेंस फैसिलिटी, उनके पास गाड़ी होती है। तो वो वाली गाड़ियां जो है, जो आपको मिल रही है फैसिलिटी आपको घर से ऑफिस जाने के लिए, वो किनको एग्जाम्प्ट है? सिर्फ जजेस को और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एग्जाम्प्ट है। बाकी सारे लोगों को टैक्सेबल रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को ऐसे गोल करके यहाँ पे स्टार मार्क करूंगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इसे आप भी क्या कर लीजिए, आपके मॉड्यूल में जो भी नोट्स है, मॉड्यूल है, उसे स्टार मार्क करके रख लीजिए। कोई स्पेशल पॉइंट होता है ना, स्टडी करने का एक तरीका होता है, कोई स्पेशल पॉइंट आ जाए ना तो उसको क्या कर लेंगे हम, स्टार मार्क करके रख लेंगे कि इसको बाद में पढ़ना है, राइट। फिर बाद में आता है ट्रेनिंग। अब अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस फॉर सर्टेन। कभी कभी क्या होता है, कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे गांव भेज दी है, हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में भी भेज सकती है, क्योंकि आप ट्रेनिंग करके फिर कंपनी कोई काम, कंपनी का ही काम आसान करने वाले हो। तो मान लीजिए आप जैसे कि काम कर रहे हो, बैंगलोर में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी कहाँ पे, बैंगलोर में है, और कंपनी ने आपको ट्रेनिंग में भेज दिया, सपोज मान लो मुंबई भेज दिया, और मुंबई में सारा खर्चा कर रहे हैं, आपके खाने का, पीने का, रहने का सारा बंदोबस्त है, ये सारा पैसा आपका कंपनी खर्चा उठा रही है। तो ये वाला खर्चा अगर हो गया होगा कंपनी की तरफ से, आपके ऊपर खर्चा किया है कंपनी ने, लॉजिंग बोर्डिंग, लॉजिंग का मतलब क्या होता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस, ऐसे ट्रेनिंग के समय पे, वो भी हम यहाँ पे टैक्स में आपकी सैलरी में नहीं जोड़ेंगे बोला है, इसे भी हम छोड़ देंगे। देखो इनकम टैक्स ने कितनी कितनी चीजें छोड़ दी है, अभी तक हमने 6 चीजें देखी, ये सारी 6 चीजें इनकम टैक्स ने छोड़ दी है। 7 नंबर पॉइंट है, सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, any perquisite allowed to outside India by the government to the citizen of India for rendering सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अब ये पॉइंट को भी मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर लेता हूँ। हमने जब अलाउंसेस पढ़े थे तब अलाउंसेस में भी देखा था हमने कि जो भी गवर्नमेंट का, है ना, ऑफिसर है और दूसरी कंट्री में काम कर रहा है ना, दूसरी कंट्री में काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, हाँ, 3 चीजें होनी चाहिए।
ये एक तो वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आउटसाइड इंडिया काम करना चाहिए। तो ऐसे वाले बंदे को सारे अलाउंसेस माफ है। सिर्फ अलाउंसेस ही माफ नहीं है बेटा, परक्विजिट्स भी उनकी एग्जम्प्ट है, मतलब उनको मिलने वाली जो भी फैसिलिटीज होगी वो भी यहाँ पे एग्जम्प्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्पेशल पॉइंट है तो इसको मैं जोड़ दूंगा यहाँ पे। कैसे जोड़ना है इसको, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, लिखिए मेरे साथ साथ। अल्सो अलाउंसेस आर एग्जम्प्टेड, मतलब तो यहाँ पे दो एग्जम्प्ट हो गए। यहाँ पे क्या क्या एग्जम्प्ट हो गया, अलाउंसेस प्लस परक्विजिट आर एग्जम्प्टेड। इस तरह से नोट वहां पे लिख दीजिए कि इन लोगों को, है ना, सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, इसको बॉक्स बना लीजिए, गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया है और आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, इन लोगों को क्या क्या माफ है, अल्सो अलाउंसेस, अलाउंसेस आर अल्सो एग्जम्प्ट, ऐसा लिख दीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा ये करता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए, पेंसिल से लिखा कीजिए, अलाउंसेस आर अल्सो एग्जम्प्टेड। या फिर आपने अगर लिखा होगा अल्सो अलाउंसेस आर एग्जम्प्टेड तो वो भी चलेगा, राइट। मेरा थोड़ा इंग्लिश कच्चा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे बाकी के पॉइंट्स हम देख लेंगे, है ना। 30 मिनट्स का वीडियो का ड्यूरेशन है अपना।